कहानी आज से कई सालों बाद के भविष्य की दिखाई जाती है, जब हम लोग पूरी तरह से रोबोट पर निर्भर हैं। यहाँ तक कि रोजमर्रा की जरूरतें भी हमारी उनके बिना पूरी नहीं होती। इसके बाद हमें कहानी के मुख्य किरदार कैन को दिखाया गया, जो कि पेशे से तो एक डॉक्टर है, मगर किसी वजह से वो अब घर पर ही बेकार पड़ा रहता है और वो घर पर पड़े पड़े सारा दिन वीडियो गेम्स खेलता रहता है। इसके बाद हमें कैन की बीवी इमी को दिखाया गया, जो कि पेशे से एक वकील है। अब यहाँ पर हर रोज की तरह कैन अपना वर्चुअल चश्मा लगाकर वीडियो गेम खेल रहा है और पूरे घर पर दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है। इतने में इमी ने उसे पीछे से आवाज दिया, जिसे सुनकर वो चौंक जाता है। इमी ने उसे बताया कि उनके घर के पीछे वाले गार्डन में तब से एक रोबोट आकर बैठा है, लेकिन कैन उसकी बातों पर बिना कोई गौर किए सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। टीवी पर तब रोबोट शेफ की एक एडवर्टाइजमेंट आ रही है, जो रोबोट घर का पूरा खाना पीना और सारे काम बखूबी कर सकता है। इमी ने कहा कि उन्हें भी घर पर एक ऐसे ही शेफ रोबोट की जरूरत है। इसके बाद उसने कैन को एक बार फिर गार्डन जाकर देखने को कहा और जल्दी ही उस रोबोट को वहाँ से भगा देने को कहा। अब कैन जब गार्डन पहुँचा तो उसने देखा कि वो रोबोट बड़े ध्यान से घोड़ों को देख रहा है। जैसे ही कैन ने उसे पीछे से आवाज दी, वो घबरा कर लुढ़क के गिर गया। फिर किसी तरह वो सीधा होकर बैठ जाता है। कैन ने उसे अपना नाम बताते हुए उस रोबोट का नाम पूछा। रोबोट थोड़ी देर तक बड़े गौर से कैन को देखता रहा और फिर उसने अपना नाम टैंग बताया। कैन ने उसे देखकर कहा कि तुम इतने गंदे क्यों हो? तब रोबोट टैंग ने उसे उल्टा कहा, तुम भी तो गंदे हो। तब कैन ने देखा कि उसकी टी शर्ट पर मिट्टी लगी हुई है। जब वो उसे झाड़ने लगा तो कांग उसे देखकर जोर जोर से हंस पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैन उस रोबोट यानी टैंक को एक डंपिंग यार्ड में लेकर आया है, जहाँ पर पुरानी लोहे लकड़ की चीजों को तोड़कर उन्हें अलग अलग करके बेचा जाता है। फिर वहाँ का मैकेनिक बड़े ध्यान से टैंक को देखने लगा। उसके सामने का ढक्कन खोलकर वो देखता है कि उसकी कंपनी का नाम ऑटोबीट है। वो कहता है कि ये जरूर इस कंपनी का कोई पुराना मॉडल होगा। अब इसे तोड़कर इसके पुर्जों को अलग अलग करके बेचने के अलावा इसका कोई काम नहीं। फिर कैन उसे वहीं छोड़कर वहां से जाने लगता है। पीछे मुड़कर देखा तो टैंक मासूम चेहरा बनाकर उसे देख रहा है और इधर वो मैकेनिक टैंक के हर पुर्जे को अलग करने के लिए तैयारी कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो टैंक वहां नहीं था। इधर हम देखते हैं कि कैन के पीछे पीछे टैंक भी चल पड़ा है, मगर वो उसे देख नहीं पाता। अब पीछे से कैन की बहन उसे आवाज देकर पूछती है कि आज तुम्हारी इंटरव्यू थी, उसका क्या हुआ? कैन किसी तरह उसकी बातों को नजरअंदाज करके घर के अंदर भाग जाता है और उसके पीछे पीछे कांग भी उस घर के अंदर आता है। इधर एमी को एक मेडिकल एजेंसी की तरफ से कॉल आता है। वो उसे बताते हैं कि आज की इंटरव्यू में कैन नहीं आया था। तभी कैन उस कमरे में दाखिल होता है, जहाँ पर एमी खिड़की की तरफ मुड़कर उदास खड़ी थी। इधर हम देखते हैं कि कांग घर के अंदर घुस के घर की हर एक चीजों को बारीकी से स्कैन कर रहा है। वो फोटो फ्रेम पर से चेहरों को डिटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है। इधर एमी ने कैन से पूछा कि वो आज की इंटरव्यू देने क्यों नहीं किया। कैन ने बड़ी सफाई से झूठ कहते हुए कहा कि वो इस बारे में पूरी तरह से भूल गया था। अब इसके बाद जब वो नीचे आया तो उसने देखा कि टैंक टिश्यू पेपर से खेल रहा है। इतने में एमी भी नीचे उतर आती है। कैन अब किसी तरह से टैंक को अपने पीछे छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आवाजें सुनकर एमी ने आखिरकार उसे देख ही लिया। फिर उसने कैन से पूछा कि तुम इसे क्यों बाहर नहीं फेंक आए। कैन ने कहा कि देखो तो ये रोबोट कितना खुश नजर आ रहा है। एमी बोली कि रोबोट्स के अंदर किसी तरह के इमोशंस नहीं होते हैं। इतना कहकर वो टेबल पर रखी घड़ी का चाबी घुमाने लगी। इधर टैंक की शरारतें है कि खत्म नहीं होती। कैन उसे बार बार मना कर रहा था, मगर टैंक उसकी एक नहीं सुनता। एमी जो पहले से ही उदास थी, उन दोनों की शरारतों को देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो उस घड़ी को नीचे फेंक देती है, जिससे कि वो टूट गई। कैन ये देखकर बड़ा गुस्सा होता है, क्योंकि ये उसके बाबा की आखिरी निशानी थी। एमी उसे कहने लगी कि तुम कब बड़े होगे, कब घर की जिम्मेदारियों को सीरियसली लोगे, और गुस्से में वो उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। अब वो दोनों बस स्टैंड पर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। इतने में कैन ने देखा कि टैंक के अंदर से कुछ लिक्विड जैसा बाहर निकल रहा है। उसने उसके सामने का ढक्कन खोलकर देखा तो अंदर से कुछ लीक हो रहा था। कैन को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो किसी कपड़े से उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर उस रोबोट की कंपनी पर पड़ती है, जिसे स्कैन करने पर उसे पता चलता है कि उस कंपनी के रोबोट्स पर एक ऑफर चल रहा है। पुराने रोबोट्स देकर आप नए रोबोट्स खरीद सकते हैं। कैन को एक आइडिया सोचता है कि वो टैंक को वहां जमा देकर उसकी जगह एक नया और सेफ रोबोट एमी के लिए लेकर जाएगा,
जिससे कि उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। अब इसके बाद कैन टैंक को लेकर एयरपोर्ट चला आता है, जहाँ पर तरह तरह के रोबोट्स हैं जो कि इंसानों की मदद कर रहे हैं। वहाँ पर सभी लोग टैंक जैसे पुराने से रोबोट को देखकर दंग रह जाते हैं। वहाँ पर टैंक का भी ध्यान छोटा सा पपी रोबोट खींचता है और वो उसके साथ खेलने लगता है। इसके बाद प्लेन में बैठकर सामने लगे टीवी पर टैंक अलग अलग तरह के वीडियो देखकर नए नए वर्ड सीख रहा है। अब उसी प्लेन में सवार एक बच्चा टैंक को देखकर उस पे पॉपकॉर्न फेंकने लगता है। इसे देखकर कान ने उसे बदतमीज बच्चा कहा। अब ये शब्द टैंक के लिए नया था और वह बार बार इस शब्द को दोहराने लगता है, जिससे कि बाकी के पैसेंजर भी डिस्टर्ब होते हैं। कान ने गुस्से में आकर टैंक को बेवकूफ कह दिया, जिसे सुनने के बाद गुस्से के मारे रोबोट टैंक के कान से धुआं निकलने लगता है। अब इसके बाद वो दोनों रोबोट बनाने वाले ऑटोबिट कंपनी के शहर पहुंच जाते हैं, मगर आज का एग्जीबिशन खत्म हो चुका है। उन्हें कल आना होगा, जिसके लिए आज रात उन्हें इसी शहर में गुजारनी होगी। रास्ते में चलते हुए टैंक को एक 100 रुपए का सिक्का मिलता है, जैसा कि उसने टीवी में देखा था, और वो उसे अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल रूम पहुंचते हैं। कैन फोन निकालकर एमी की कॉल हिस्ट्री चेक करने लगता है। उसे लगा था कि एमी उसे वापस बुला लेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद कैन उदास होकर अपने दिल की बातें कहने लगता है कि उसकी पत्नी एमी एक कामयाब वकील है, जबकि वो एक निठल्ला और बेकार डॉक्टर। बगल में ही उसकी कॉफी बन रही थी। उसे देखते देखते ना जाने कब उसे नींद आ गई। किसी चीज के टूटने की आवाज से उसकी नींद खुलती है। उसने देखा कि टैंक ने उसकी कॉफी का मग तोड़ दिया है और पकड़े जाने के डर से टैंक वहीं खड़ा होकर सोने का नाटक करता है, और कैन को उसकी इस बेवकूफी पर हंसी आ गई। अगले दिन वो सुबह सुबह उसी ऑटोबिट कंपनी के एग्जीबिशन पर पहुंचे, जहाँ पर इतने सारे रोबोट्स को देखकर टैंक की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दूसरी तरफ कैन रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर उस एक्सचेंज ऑफर के बारे में पता करता है, लेकिन वहाँ के रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि वो ऑफर इस रोबोट पर लागू नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक स्कूल का टीचर बच्चों को ले जाकर रोबोट्स के बारे में बता रहा है। इतने में उन बच्चों की नजर टैंक पर पड़ती है और वो उसके पास दौड़े चले आते हैं। उसकी तरह तरह की तस्वीरें निकालने लगते हैं, क्योंकि टैंक दिखने में बड़ा ही क्यूट था। अब जब उस टीचर की नजर टैंक पर पड़ी तो वो उसे गौर से देखने लगता है। इसके बाद उसने कैन से पूछा कि क्या ये उसका रोबोट है, और इसके बाद वो कैन को लेकर अपने कमरे में आता है। उसने कैन से पूछा कि वो क्या पीना पसंद करेगा। कैन को कॉफी पसंद है तो उसने वही कहा, मगर उसके पास कॉफी नहीं थी। इसके बाद वो टीचर रोबोट के सामने का ढक्कन खोलकर देखने लगता है, जहाँ पर उसे एक कपड़ा दिखता है जिसे लिक्विड के लीकेज को रोकने के लिए कैन ने अंदर डाला था। कपड़ा हटाने पर उसे वहाँ पर एक छोटा सा डब्बा दिखाई दिया, जिसमें लीकेज होने की वजह से ही अंदर से लिक्विड बाहर आ रहा था। टीचर ने किसी तरह ग्लू लगाकर उसे थोड़े समय के लिए ठीक कर दिया। इसके बाद कैन के पूछने पर कि वो लिक्विड क्या है, वो टीचर कहता है कि हो सकता है कि ये इसका फ्यूल हो, जिसके खत्म हो जाने पर टैंक भी हर तरह की हरकतें बंद कर देगा। अब इसी बातचीत के दौरान वो टीचर देखता है टैंक कमरे में रखी हुई हर तरह की चीजों को उठाकर पूछ रहा है कि वो क्या है। इसके बाद वो बाहर गार्डन में जाकर चिड़ियों को देखकर आकर्षित होता है और उनके साथ खेलने लगता है। जिसके बाद टीचर ने कैन को बताया कि ये रोबोट कोई साधारण रोबोट नहीं, क्योंकि रोबोट के अंदर इमोशंस नहीं होते, उनके अंदर जिज्ञासा नहीं होती, मगर ये रोबोट सबसे अलग है। ना ही सिर्फ इसके अंदर जिज्ञासा है, बल्कि ये इमोशंस को फील भी कर सकता है, जैसे कि ये खुश होता है। ये एक बहुत ही स्पेशल रोबोट है। मगर कैन को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। भला इतना पुराना और खटारा सा रोबोट स्पेशल कैसे हो सकता है। तब टीचर ने बताया कि ये समझना सबके बस की बात नहीं। आज तक की डेवलप्ड एआई भी इस तरह के रोबोट बनाने में नाकाम रही है। इसके बाद वो दुनिया भर के रोबोटिक साइंटिस्ट्स को एक मैसेज भेजता है। फिर वो कहता है कि उसके पास टैंक नाम का एक अद्भुत रोबोट है जिसे रिपेयरिंग की जरूरत है। अगर कोई इस काम को करने में इच्छुक है तो वो सामने आ सकता है। इतने में सिंसाई नाम की एक रोबोट एक्सपर्ट का मैसेज आता है कि वो इस काम को करने के लिए इच्छुक है। कैन ने पूछा कि सिंसाई कहाँ रहती है। टीचर ने बताया कि सिंसाई दरअसल चाइना के सबसे बड़े रोबोटिक म्यूजियम में काम करती है, जो कि यहाँ से बहुत दूर है। ये सुनकर कैन सोच में पड़ जाता है कि इतनी दूर भला वो कैसे जा सकता है, मगर टीचर ने उसे बताया कि देर करोगे तो टैंक का फ्यूल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और फिर वो हिलने डुलने के लायक भी नहीं रहेगा। इसीलिए जितनी जल्दी हो उसे टैंक को वहाँ ले जाना ही होगा। वहाँ से निकलने के बाद वो दोनों एक फेस्टिवल से होकर गुजरते हैं। कैन के मना करने पर भी टैंक दौड़कर वहाँ चला जाता है। इतने में कैन को एमी का मैसेज आया। उसने पूछा है कि वो इस वक्त कहाँ है, जिसे पढ़ने के बाद
वो टैंक को देखने लगता है और उसे वहीं छोड़कर घर वापस चले जाने का मन बना लेता है। इधर हम टैंक को देखते हैं जो कि एक कॉफी के मग को देख रहा था जिसका मूल्य 100 रुपए था। और इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही कैन वहाँ से जाने लगता है, टैंक हाथ में एक कॉफी के मग को पकड़े उसके तरफ दौड़ते हुए आता है जो उसने उसी 100 रुपए के सिक्के से खरीदा है जो उसे रास्ते पर पड़ा मिला था। यानी कि टैंक ने गौर किया है कि कान को कॉफी बहुत पसंद है और उससे उसकी कॉफी की मग होटल में टूट भी गई थी। मगर जब तक वो कॉफी लेकर कैन के पास पहुंचा, कॉफी छलकते छलकते बस थोड़ी सी ही बची थी, जिसे पीने के बाद कैन ने कहा कि इतनी टेस्टी कॉफी के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनकर टैंक उसके आसपास घूम घूम कर नाचने लगता है। टैंक के प्यार और भोलेपन को देखकर कैन उसे छोड़कर जाने का फैसला बदल लेता है। अब उसने ठान लिया है कि वो उसे लेकर उस बड़े से चाइनीज म्यूजियम में जरूर जाएगा। इधर उसे टीचर के पास 2 आदमी आकर टैंक का पता पूछते हैं और वहाँ पर कैन टैंक को लेकर चाइना के उस म्यूजियम वाले शहर तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर होलोग्राम की मदद से तरह तरह की आतिशबाजियां की जा रही है। पहले तो टैंक उन्हें देखकर बड़ा खुश होता है और फिर उसे कुछ याद आने लगता है जिसकी वजह से वो डर कर कैन के पीछे छुप जाता है। और हम वहाँ पर उन्हीं 2 आदमियों को देखते हैं जो टीचर से टैंक के बारे में पूछ रहे थे। अब यहाँ कैन प्रोफेसर सिंसाई से मिलने के लिए उस म्यूजियम तक पहुँच जाता है। सिंसाई उस रोबोट को देखकर बड़ा खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। ये देखकर टैंक थोड़ा शर्मा जाता है। इसके बाद वो कैन से बातें करने लगती है कि उन्हें टैंक को ठीक करने के लिए किस किस चीज की जरूरत है। यहाँ पर हम टैंक को देखते हैं जो एक रिमोट कंट्रोल कार का पीछा करते हुए थोड़ी दूर निकल आया है। जब उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो टैंक उन्हें कहीं नजर नहीं आता और जल्दबाजी में वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो रिमोट कंट्रोल कार दरअसल उन्हीं 2 बदमाशों की है। उन्होंने टैंक को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था जिस जाल में वो फंस भी गया। अब यहाँ पर जब तक सिंसाई और कान पहुँचे, टैंक को पिंजड़े में कैद करके कहीं ले जाया जा रहा है। वो दोनों उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिंसाई ने अपने गले का आइडेंटिटी कार्ड कैन को देते हुए कहा कि इसे उस गाड़ी के अंदर फेंक दो और पलक झपकते ही वो गाड़ी उनकी आंखों से ओझल हो गई। इसके बाद हम उन दोनों को एक बस में देखते हैं। सिंसाई उन्हें बताती है कि उसका आईडी कार्ड दरअसल एक ट्रैकिंग डिवाइस है जिससे वो टैंक की लोकेशन पता कर सकते हैं। मगर कैन ने उससे पूछा कि इतने पुराने और बेकार से रोबोट को कोई क्यों किडनैप करना चाहेगा। तब सिंसाई उसे समझाते हुए कहती है कि आजकल के रोबोट 1st जनरेशन के रोबोट है जबकि टैंक 3rd जनरेशन का है, जैसा आज तक इस दुनिया में बहुत कम है, क्योंकि वो न सिर्फ लोगों की बातें समझ सकता है, उसके अंदर जिज्ञासा है और वो इमोशंस को फील कर सकता है। किसी रोबोट के अंदर ये सारी खूबियां होना बड़े कमाल की बात है। अब इसके बाद वो दोनों उस ट्रैकिंग डिवाइस का पीछा करते हुए एक गोडाउन तक पहुंच गए। तभी कैन को इमी का फोन आता है। वो उसे बताती है कि वो उसके बचपने से थक चुकी है, इसीलिए वो हमेशा हमेशा के लिए उसका घर छोड़कर जा रही है। उसे उदास देखकर सिंसाई ने इसका कारण पूछा तो उसने भी बता दिया कि उसकी पत्नी से उसका झगड़ा चल रहा है और वो अब डिवोर्स चाहती है। इसके बाद वो दोनों चुपके से गोडाउन में दाखिल हुए और जैसे ही टैंक को छुड़ाकर वहाँ से निकलने लगे, प्रोफेसर आशिका वहाँ पहुँच जाते हैं। इतने में वो दोनों बदमाश भी वहाँ आ पहुँचते हैं। कान ने प्रोफेसर आशिका से पूछा कि वो टैंक से क्या चाहते हैं। तब प्रोफेसर ने बताया कि टैंक पर उसका कोई हक नहीं, वो उनकी कंपनी का रोबोट है। इसके बाद वो टैंक के सामने का ढक्कन खोलकर देखता है। वहाँ पर एक नैनो चिप लगी हुई है, जिसे देखकर प्रोफेसर आशिका ने कहा कि ये जरूर प्रोफेसर बाबा का काम है और वो कान से कहता है कि उसे टैंक को यहीं छोड़कर जाना होगा। जब कैन ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो दोनों गुंडे इलेक्ट्रिक शॉक दिखाकर उसे डराने लगते हैं। कैन को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे और फिर वो टैंक को गुस्सा दिलाने लगता है। उसे बार बार बेवकूफ कहने लगता है जैसा कि उसने प्लेन में किया था और गुस्से से टैंक के कान से धुआं निकलने लगता है, जिससे कि वह दोनों बदमाश दूर छिटक जाते हैं और इससे कैन को कुछ करने का मौका मिल गया। वो गिल्ली लेकर बदमाश के हाथ में पकड़े इलेक्ट्रिक शॉक वाले डिवाइस को निशाना लगाता है, जो कि उसके हाथ से छिटक कर दूर गिर गया, जिससे जाकर सिंसाई पकड़ लेती है और वो गुंडा जैसे उस पर अटैक करने गया वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देती है। मगर जब थोड़ी देर तक उसके शरीर में कोई हलचल नहीं होती, उन्हें डर लगता है कि कहीं ये मर तो नहीं गया। तब टैंक दूर से ही स्कैन करके बताता है कि उसके दिल की धड़कनें चल रही है। अब सिंसाई उस इलेक्ट्रिक शॉकर डिवाइस को दिखाकर प्रोफेसर आशुका और दूसरे बदमाश को रोकने की कोशिश करती है और कैन से कहती है कि वो टैंक को लेकर तुरंत प्रोफेसर बाबा के पास पहुंचे। वो एक बहुत ही बड़े रोबोटिक एक्सपर्ट है, वो इस बारे में उसकी मदद जरूर कर सकेंगे। और कान टैंक को लेकर
वहाँ से भाग निकलता है। मगर उसने देखा कि टैंक के अंदर किसी तरह की हलचल नहीं हो रही। वो बहुत शांत हो गया है। आगे का ढक्कन खोलकर देखा तो उसकी फ्यूल बस थोड़ी सी ही बची है। अगर ये भी खत्म हो गई तो टैंक पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तभी उसके मोबाइल पर किसी का फोन आता है। फोन उठाकर देखा तो वो प्रोफेसर बाबा का ही फोन था। वो कैन को बताते हैं कि उन्होंने ही उस रोबोट को बनाया है। कैन ने उसकी हालत दिखाते हुए पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए। प्रोफेसर बाबा ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, ओवरहीट होने की वजह से वो ऐसा हो गया है, उसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ दो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों बस से एक जगह पर उतरे। वो दोनों प्रोफेसर बाबा के घर जा रहे हैं। समुद्र किनारे खड़े होकर टैंग ने देखा कि वहाँ पर एक अंडरग्राउंड एक्वेरियम है और वो वहाँ जाने की जिद करने लगता है। अब कैन को किसी तरह उसकी जिद पूरी करनी पड़ी। अंदर पहुंचकर उस एक्वेरियम से रंग बिरंगी मछलियों को देखकर वह बड़ा खुश होता है और उसे खुश देखकर कैन भी खुश है। वो टैंक के साथ बिताए सभी पलों को याद करने लगता है, जिन पलों में वो भी उतना ही खुश था जितना कि टैंक। आहिस्ता आहिस्ता वो टैंक को पसंद करने लगा है। वो उसका एक अच्छा दोस्त बनता जा रहा है। अब वो दोनों एक्वेरियम से बाहर निकले ही थे कि टैंक पानी में गिर पड़ता है और उसे बचाने के लिए कान भी पीछे कूद पड़ता है। पानी से निकलने के बाद वो टैंक को पूछते हुए कहता है कि अब बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, क्योंकि इससे आगे की मदद मैं तुम्हारी नहीं कर सकता। असल में मैं तुम्हारी क्या किसी की भी मदद करने के लायक नहीं। और फिर वो टैंक को अपना एक दर्दनाक अतीत बताता है। उस वक्त कैन एक इंटर्न डॉक्टर था और ऑपरेशन थिएटर पर उसके बाबा लेटे थे। नर्स उसे बार बार पूछती रही कि आगे क्या करना है, आगे कौन सी दवा लगानी है, पर कैन इतना ही डर चुका था कि वो कुछ नहीं कह पाता और ऑपरेशन थिएटर पर ही उसके बाबा दम तोड़ देते हैं। इसके बाद से वो पूरी तरह हिम्मत हार गया। उसके डॉक्टर बनने का सपना अधूरा ही रह गया और इसी वजह से वो इंटरव्यू देने भी नहीं जाता। टैंग उसकी पूरी बात को गौर से सुनता है और अंत में कहता है, कान तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए प्रोफेसर बाबा के घर की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि वो अपने घर के गार्डन में काम कर रहे हैं। प्रोफेसर बाबा टैंक की फ्यूल की डब्बी बदल देते हैं। इसके बाद टैंग वहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहता। वो कान से कहता है कि चलो अब घर चलते हैं। कान उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है कि अब यही उसका घर है, मगर टैंग है कि जिद किया जा रहा है। एक समय पर प्रोफेसर बाबा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कान चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। टैंग उसे बार बार आवाज देता है, मगर वह पीछे नहीं मुड़ता। वो तो ये सोचकर निश्चिंत है कि आखिरकार उसने टैंक को उसके सही जगह पर पहुंचा दिया। मगर अब रास्ते पर उसको प्रोफेसर आशिका मिलते हैं, जो उसे पूरी घटना बताते हैं। वो उसे बताता है कि वो प्रोफेसर बाबा का असिस्टेंट हुआ करता था और वो लोग एक बहुत ही खतरनाक रोबोट बनाने की कोशिश कर रहे थे जो युद्ध के मैदान पर दुश्मनों के आगे टिक सके, और उन्हीं में से एक टैंक था। लेकिन तब उसका नाम JM03 हुआ करता था। मगर बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से जहाँ बाकी के सभी रोबोट बंदूक पकड़े फायरिंग कर रहे हैं, वही टैंक डर कर एक कोने में बैठ जाता है, जिसे देखकर प्रोफेसर बाबा और आशिका दोनों ही हैरान हैं, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी भी रोबोट में इमोशंस देखे नहीं गए हैं। और पलक झपकते ही टैंक वहाँ खड़े सभी रोबोट पर गोलियां बरसाकर उन्हें खत्म कर देता है। मगर प्रोफेसर बाबा को अब एक नया मिशन मिल गया है। वो टैंक के सिस्टम को और भी ज्यादा अपग्रेड करके ढेर सारा पैसा बनाना चाहता है, मगर ऐसा होने के बाद इंसानों का अस्तित्व मिट जाएगा। इमोशंस ही ऐसी चीज है जो उन्हें रोबोट से अलग बनाती है। अगर ऐसे रोबोट बन गए तो वो इंसान पर हावी हो जाएंगे, यहाँ तक कि वो उनकी जगह भी ले सकते हैं। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने तक सीमित रखने के लिए प्रोफेसर बाबा उस लेबोरेटरी में आग लगा देते हैं और खुद वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन प्रोफेसर आशिका भी किसी तरह वहाँ से बच निकला और तब से वो टैंक और प्रोफेसर बाबा को ढूंढ रहा था। पूरा सच जानने के बाद कैन तुरंत प्रोफेसर आशिका की गाड़ी लेकर निकल पड़ता है और वहाँ प्रोफेसर बाबा के घर में टैंक को याद आ गया है कि प्रोफेसर बाबा कौन है, और वो ही पूरे लैब को ब्लास्ट करने के बाद उसे लेकर बाहर निकल गए थे। वो डर के मारे कांपने लगता है। इतने में प्रोफेसर ने जब उसकी चिप निकालनी चाहिए, वो डर कर वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते उस घर के बेसमेंट में पहुंच जाता है, जो कि प्रोफेसर बाबा का लैब है। और जब प्रोफेसर बाबा टैंक का चिप निकालने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगे, इतने में कान वहाँ पहुँचता है। उसे देखकर टैंक दौड़कर उसके पास पहुँच गया और उसे जल्दी से यहाँ से चलने को कहता है। मगर इसके पहले कि वो दोनों वहाँ से निकल पाते, प्रोफेसर ने इस लैब से निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। उधर प्रोफेसर आशिका भी
प्रोफेसर बाबा के घर पहुंच गए, मगर लैब का दरवाजा बंद होने की वजह से वो नीचे नहीं आ पाता। यहाँ नीचे लैब में कैन और प्रोफेसर बाबा के बीच में झड़प हो जाती है। एक समय पर आके कान उन्हीं के बनाए रोबोट से उन्हें धराशायी कर देता है, मगर जब तक वो टैंक के पास पहुंचता है, एक बड़ी सी लोहे की अलमारी उसके ऊपर गिर गई। कान ने देखा कि टैंक बंद पड़ गया है, उसके अंदर के फ्यूल का डब्बा टूट चुका है और वो लिक्विड पूरी तरह से बाहर निकल गया है। वो तुरंत प्रोफेसर आशिका को फोन करके टैंक को ठीक करने की कोशिश करता है। उसकी हालत बहुत बुरी थी, जगह जगह से उसके तार निकली हुई थी। ये मंजर ठीक वैसा ही था जब वो ऑपरेशन थिएटर पर अपने बाबा का ऑपरेशन कर रहा था। जरा सी गलती और वो टैंक को हमेशा हमेशा के लिए गवा देगा, मगर प्रोफेसर आशिका की मदद से वो टैंक को ठीक करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि टैंक ठीक तो हो गया, मगर उसकी पूरी याददाश्त मिट चुकी है। कैन उसे साथ बिताए उन सभी पलों को याद दिलाने की कोशिश करता है और एक समय पर आकर टैंक को सब कुछ याद आ जाता है। यहाँ तक कि उसके पीछे की भूली हुई यादें भी उसे याद आ गई है, जब वो प्रोफेसर बाबा के घर से भागा था। एक दिन वो ऐसे ही किसी गाड़ी के पीछे बैठकर कैन के शहर आ पहुंचा था, जहाँ पर वो कुछ घोड़ों को ट्रांसफर करने के लिए एक गाड़ी में चढ़ाते हुए देखता है। उस गाड़ी पर तानीगावा लिखा था, मगर उसे टैंक नाम याद रह गया और अगले दिन जब वो उन्हीं घोड़ों के साथ उतरा और कैन के गार्डन में जाकर बैठ गया, तो उसका नाम पूछने पर वो टैंक बता देता है। और इसी तरह उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोते हैं। वहाँ ऊपर अब तक पुलिस आ चुकी थी और वो प्रोफेसर बाबा को गिरफ्तार कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि कैन बहुत सारे फ्यूल के डब्बों को अपने बैग में भर रहा है ताकि वो टैंक को अपने साथ घर ले जा सके। इतने में उसके सामने प्रोफेसर आशिका आते हैं और उसे कहते हैं कि समय के साथ साथ टैंक और भी ज्यादा होशियार और बुद्धिमान होता जाएगा। हमें इस पर रिसर्च जारी रखनी पड़ेगी, इसीलिए इसे ट्रैक करते रहना होगा। लेकिन टैंक जहाँ भी रहना चाहता है वहाँ वो रहने के लिए आजाद है। अगर टैंक चाहे तो वो तुम्हारे साथ रह सकता है। इसके बाद हम उन दोनों को घर पर देखते हैं, जहाँ पर एमी अपना सामान बांधकर घर से निकल ही रही थी। घर के अंदर घुसते ही कैन की नजर टेबल पर रखे उस घड़ी पर पड़ती है जो एमी ने गुस्से में तोड़ दी थी, मगर अब वो वापस से जुड़ चुकी है। वो एमी का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। टैंक भी उसे जाने देना नहीं चाहता और वो उसे कैन की कई बातों की रिकॉर्डिंग सुनाने लगता है। शुरुआत में कुछ गड़बड़ी होने के बाद एमी ने उसके रिकॉर्डिंग में सुना। जब घर आने से पहले कैन टैंक से कहता है कि हम घर पर जाकर ज्यादा बदमाशी नहीं कर सकते, अब मैं वापस से इंटरव्यू देने जाऊंगा और एक अच्छा डॉक्टर बनकर लोगों की पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। एमी की सारी बातों को ध्यान से सुनूंगा और उसकी मदद भी करूंगा। फिर वो अपने बाबा के घड़ी पर चाबी भरते हुए कहता है कि मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ तक जा पाऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ खड़ी रही तो मैं जरूर एक दिन एक सफल डॉक्टर बन जाऊंगा। एमी उसकी बातों को सुनकर भावुक हो जाती है और उसे एक वाइन बॉटल का कॉर्क देती है, जो कि उनके पहली डेट की निशानी थी। ये देखकर कान भी भावुक हो उठता है। एमी ने झुककर टैंक का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो कैन कभी भी जिंदगी के मायनों को समझ नहीं पाता, जिसे सुनकर टैंक खुशी से नाचने लगता है। इसके बाद उसने एमी से कहा कि उसे उसके अंदर से दो दिलों की धड़कने की आवाज सुनाई दे रही है, यानी कि वो माँ बनने वाली है, जिसे सुनकर तो कैन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। और वो दोनों टैंक से कहते हैं कि तुम वाकई में बहुत स्पेशल हो। टैंक ने सही कहा था, एमी वाकई में माँ बनने वाली थी। जल्द ही वो एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है और वहाँ पर कैन पूरी मेहनत से अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करता है और इस तरह एक रोबोट के आ जाने से उनकी एक छोटी सी फैमिली पूरी हो गई। इसी मोड़ पर ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है।